मुझे किसी की तलाश थी। बेशक वो सुकून नहीं था, मगर कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर ही अंदर पुकारता था। मैं अक्सर समझ नहीं पाती क्या था वो, जिसका ना कोई विषय था और ना ही कोई रूप, केवल एक एहसास था जिसका नाम तक मैं नहीं जानती थी। हर वक्त ऐसा लगता कि कुछ है जो मुझसे छूट रहा, जिसे मेरी जरूरत है। हालांकि कभी कभी ये मेरे मन का भ्रम भी लगता, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा किसी के मुंह से नहीं सुना था जैसा मुझे महसूस होता था। मैं रोज की तरह शाम के वक्त बागीचे में पौधों को पानी डाल रही थी। चिड़ियों के अपने आशियाने में जाने का वक्त हो रहा था, तो उनका शोर अलग ही रोमांच पैदा कर रहा था। उन्हें आसमान में उड़ता देख मेरे मन को जो असीम सुख प्राप्त हो रहा था, उसके क्या ही कहने। मैं एक प्रकृति प्रेमी हूँ और इत्तेफाकन मेरे माँ बाप ने मेरा नाम प्रकृति ही रखा था। तब मैं केवल 2 दिन की ही थी। अपना खाली समय मैं या तो प्रकृति के साथ व्यतीत करती या फिर उन किताबों के साथ जो आज के इंटरनेट के जमाने में नीरस उदास सेल्फ पर अधिकतर टाइम बोर होकर सोते रहते हैं। मुझे नहीं पसंद कोई मेरे सामने उदास रहे। आप यूं कह सकते हैं कि किताबें मेरी दूसरा प्यार थी, और पहली तो बता ही चुकी हूँ, प्रकृति। मैं प्रकृति से मिलने के बाद अपनी छोटी सी लाइब्रेरी में आ गई, जो मेरी दुनिया थी। वहाँ और किसी को आना मना था। मेरे 2 छोटे भाई मुझसे डरकर नहीं आते कि मैं उन्हें पीटूंगी। बाकी और किसी को यहाँ से कोई लगाव नहीं था। ये किताबों के साथ जो तन्हाई रहती है, वो बेहद आनंददायक होती है। कभी कभी तो तन्हाई भी शहनाई सी महसूस होती है। मैं उनके साथ कितनी खुश रहती हूँ, ये मेरी मॉम अच्छे से जानती है। इसीलिए वो हमेशा मेरे लिए तुलसी की चाय भेज देती है। ये तुलसी की चाय भी प्रकृति से मेरे लगाव की एक गवाह थी। खैर, ये सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो आज मेरे हाथ में एक रहस्यों से भरी किताब है। उफ, कोलकाता, सत्यव्यास की उम्दा किताबों में से एक। रहस्यों के साथ फुल कॉमेडी। मैं अकेले ही इसे पढ़ पढ़कर लोटपोट हो रही थी। मतलब ये कि आप मुझे इस वक्त देख रहे होते तो यही कहते, लगता है इसे दौरे पड़ते हैं। कुछ ऐसी हालत थी मेरी। इस कहानी का एक किरदार रुद्र भा गया था मुझे। उसका फेमस डायलॉग, आपके जज्बातों को सलाम। हाय, बहुत अच्छा लगा मुझे। सामने वाला पार्टी आपके हित में बोले या उसके विरोध में, रुद्र साहब तब यही बोलते। और तो और जब लड़ाइयाँ करके गालियाँ देने का मन होता तो यही कहकर अपनी भड़ास निकाल देते, आपके जज्बातों को सलाम। मुझे ये किरदार बहुत प्यारा लगा। मतलब इतना हंसाने वाला लड़का, काश मेरे जीवन में भी कोई ऐसा ही लड़का आता और मैं किताबें पढ़ के हंसने के बजाय उसकी बातों पर हा हा ही कर रही होती। लेकिन अब तक ऐसा कोई मिला नहीं था मुझे जिसके बारे में मैं आपको बताऊं और शर्माऊं। कहानी अच्छे मोड़ पर थी। रहस्यों का पिटारा खुलता उससे पहले ही मेरा फोन बजा। मैंने फोन देखा तो स्क्रीन पर मिताशा का नाम चमक रहा था। मिताशा, मेरे मामा की बेटी, वो लगभग मेरी ही उम्र की है। हम दोनों अच्छी सहेलियां भी है। मैंने कॉल उठाते ही कहा, क्या यार मीशा, कितनी अच्छी पॉइंट पे थी स्टोरी। अभी सारे रहस्य खुलने वाले थे और तूने कॉल कर दिया। कृति, कब आ रही है तू उत्तराखंड? मिताशा ने फिर वही सवाल पूछा जो वो पिछले 3 सालों से पूछ रही है। दरअसल मैंने 2 साल 11वीं और 12वीं की पढ़ाई उत्तराखंड में उसके साथ ही कंप्लीट की थी। ग्रेजुएशन के लिए मैं अपने शहर जमशेदपुर आ गई। मिताशा पिछले 3 साल से हर रोज यही सवाल करती है जो उसने आज किया है। वो मुझे कृति बुलाती है। लगभग सारे घर वाले कृति ही बुलाते हैं। मिशा, अभी कुछ दिनों में मेरे एग्जाम है। मैं पूरी कोशिश करूंगी उसके बाद वहाँ आ जाऊं। एक बात बता, तू हर रोज मुझे वहाँ क्यों बुलाती है? मैंने आज ये सवाल पूछा। रोज ही पूछती थी मैं। बिकॉज आई लव यू बेबी। मिताशा हमेशा की तरह यही जवाब देती। लेकिन न जाने क्यों मुझे ये बहुत अजीब लगता था। ऐसा लगता था फोन पर मिताशा नहीं कोई और है, लेकिन आवाज और नंबर तो मिताशा की ही थी। वो बहुत प्यार करती थी मुझसे। हम 2 साल कॉलेज में ढेरों मस्ती किए थे। अच्छा, क्या कर रही है बता? मैंने बात बदलते हुए कहा। इंतजार। कहते हुए वो हंस पड़ी। फिर कहा, कुछ नहीं, बस बालकनी में बैठी सड़कों को निहार रही हूँ। और सब मामा मामी भैया कैसे हैं? सब अच्छे हैं, एक मुझे छोड़कर। तू
हर बार ऐसा क्यों कहती है? अच्छा चल, मुझे काम याद आ गया, जाना पड़ेगा। बाय एंड टेक केयर बेबी। कॉल कट गया। फोन पे ही उसने मुझे बेबी कहना शुरू किया था, सामने कभी नहीं बोली। खैर, ये तो अच्छा ही लगता था, बेबी सुनना। भला इसमें बुराई क्या हो सकती थी? मुझे अपने कोर्स की किताबें पढ़नी थी, इसीलिए उफ कोलकाता को भारी मन से रखना पड़ा। लेकिन मैं बाद में पढ़ूंगी, ऐसा मैंने अपने बुक को कहा और अपनी पढ़ाई में लग गई। पढ़ते पढ़ते रात कब हुई पता नहीं चला। मॉम मेरे लिए खाना और पानी दे गई। मैंने खाना खाया और फिर पढ़ने बैठ गई। रात को आंख कब लगी ये ध्यान नहीं रहा। मैं एक सुनसान इलाके में थी। चारों तरफ एक अजीब तरह का उजाला बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ों के हर पत्ते पर किसी ने एलईडी बल्ब लगा दिया हो, जिसके कारण पत्ते रंग बिरंगे रूप में चमक रहे हों। इतनी सुंदर थी वो जगह, मगर एक भी इंसान नहीं। मैं अकेली थी। रंग बिरंगी तितलियां हर तरफ उड़ने लगी। कहीं से मधुर संगीत की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई मेरा स्वागत कर रहा था। मैं आगे बढ़कर स्वागत करने वाले को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मगर आगे चलकर दिव्य प्रकाश वाला एक सरोवर दिखा, जिसके अंदर जाने कितने ही रंग के कमल के फूल चमक रहे थे। नजारा अलौकिक था, मगर समझ नहीं आया कि मैं वहां पहुंची कैसे और ये जगह कौन सी है। मैं अभी वहां हर वस्तु पर निगाहें डालती, उससे पहले सुंदर से सड़क के उस पार सफेद प्रकाश में कोई खड़ा दिखा, जो मुझे ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। बस इतना जान सकी, उस सफेद प्रकाश में कोई काले लिबास पहने खड़ा था, जिसका चेहरा मैं ना देख सकी। कौन हो तुम? मैंने बस इतना ही पूछा। मैं हूँ तुम्हारी मॉम। चलो अपने कमरे में सो जाओ। ऐसे टेबल पर सर झुकाकर सोओगी तो गर्दन में दर्द हो जाएगा। मॉम ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मैंने उठकर चारों तरफ देखा, कहीं कोई पेड़ पौधे चमकते हुए नहीं दिखे, कोई सफेद प्रकाश नहीं, कोई दिव्य प्रकाश वाला सरोवर नहीं, और ना ही कोई खड़ा इंसान। ये मेरी लाइब्रेरी थी, जहां मैं पढ़ते पढ़ते सो गई थी। मैंने घड़ी देखा, 1 बज रहे थे। ये कोई सपना था जो अक्सर मैं रात को इस समय देख रही होती हूँ। सपने का राज मैं नहीं जानती, मगर उस काले लिबास वाले शख्स को हमेशा देखती हूँ, जिसका चेहरा मुझे कभी नहीं दिखा। उत्तराखंड से आने के बाद से ही शायद मुझे ये सपने आने लगे हैं। मेरा अंदाजा यही था, क्योंकि बचपन से मैं ऐसा कोई सपना नहीं देखती थी। मैंने मॉम को कई बार बताया भी, लेकिन वो बोली ये सपने मुझे इसीलिए दिखते हैं क्योंकि मैं रहस्यों वाली किताबें पढ़ती हूँ। मुझे भी यही लगता है, शायद यही वजह हो। लेकिन एक ही जगह और एक ही शख्स को बार बार देखना एक अजीब बात थी। मैं अपने बेडरूम में आकर लेट गई। लगभग 1 घंटे मैं करवट बदलती रही। हमेशा यही एहसास होता, कोई तो है जो मुझे पुकार रहा है, याद कर रहा है। ये अजीब सी बेचैनियों का एहसास बहुत अलग था। खैर, फिर मैं नींद की आगोश में थी। कोई सपना नहीं, बस एक सुकून की नींद ने अपनी बाहों में पनाह दे रखी थी। एक मीठा सा एहसास मुझे सुकून दे रहा था। मैंने लाइब्रेरी में कुछ दिनों के लिए रहस्यों की किताबों से संन्यास ले लिया था, क्योंकि फिलहाल मुझे मेरे फाइनल एग्जाम पर फोकस करना था। अगर इन किताबों में घूम रही तो फिर हो गया एग्जाम का सत्यानाश। सोच रही थी इस बार एग्जाम के बाद उत्तराखंड चली जाऊं, बाहर घूमना भी हो जाएगा और मिताशा की 3 साल की लंबी मुराद भी पूरी हो जाएगी। तभी तो लगभग हर रोज ही कॉल करके मुझे वहां बुलाती है। मिताशा बहुत ही भोली और अच्छी लड़की थी। मैंने 2 साल उसके साथ गुजारे। हम दोनों साथ में पढ़ाई करने बड़ी लाइब्रेरी जाते थे। वो कोर्स की किताबों से मतलब रखती थी, मैं रहस्यों में डूबे रहने वाली, जिससे टाइम का भी कुछ पता नहीं चलता था। मैं पूरा दिन बिना खाए पिए कहानियों की दुनिया में गुम हो जाने वाली लड़की हूँ। मॉम कभी कभी मुझे बहुत डांटती है, मगर क्या कर सकते हैं, आदत तो आदत होती है जो मॉम भी नहीं छुड़ा पाई। एग्जाम के डेट नजदीक आ रहे थे और कहानियों की किताबों को बस देखकर ही जी बहलाना पड़ रहा था। जब रहा नहीं जाता तो फिर बागीचे में आकर बैठ जाती। यहाँ पढ़ना अच्छा लगता था। प्रकृति की पनाह बेहद सुकून देती है। पढ़ते पढ़ते बोर हो जाती तो चिड़ियों को आते जाते देख लेती, मन बहल जाता। कुछ दिनों बाद एग्जाम भी हो गए। सारे सब्जेक्ट अच्छे बीते। अब फिलहाल पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं थी। रहस्यों वाली किताबों से संन्यास खत्म और उफ कोलकाता पूरा पड़ गई। उसमें एक भूत थी
नैना जोगिन। पढ़कर बस मजा आ गया। बेहद हंसी और डर वाली कहानी थी। मिताशा के कॉल पर कॉल रोज आते रहे। मैंने अब उत्तराखंड के लिए टिकट ले लिया। टिकट भी मैंने बस की ली, क्योंकि ट्रेनों पर कई भूतिया कहानी पढ़ रखी थी। मुझे बस से एक्सीडेंट में मरना कबूल था, मगर ट्रेनों में भूतों के हाथों कतई नहीं। एक तरह ट्रेन से जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सच कहूँ तो मैं भूतों से बहुत डरती हूँ, लेकिन हाँ, ये कहानियों में मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अगले दिन सुबह सुबह नाश्ता करके मैं अकेले ही उत्तराखंड के लिए निकल गई। जमशेदपुर से उत्तराखंड की दूरी 1 से 1.5 दिन में समाप्त की जा सकती है। बसें वैसी भी ट्रेनों से जल्दी मंजिल तक पहुंचाती है। मैं बस अड्डे पर अपने बस का इंतजार कर रही थी। मैं समय से पहले पहुंच गई थी शायद। छोटी सी छावनी थी। मैं वहां बैठी हुई अन्य आने जाने वाले बसों को देख रही थी। कुछ और लोग भी थे मेरे आसपास। सब खुद में व्यस्त दिखे। सामने कुछ लड़के दिखे जिन्हें मुझ में कुछ इंटरेस्ट दिख रहा था। मुझे ऐसा लगा। मैंने उन सबको इग्नोर किया और फोन में मैसेजेस देखने लगी, मगर उन लड़कों ने मुझे कतई इग्नोर नहीं किया। वो 3 थे। तीनों मेरे दोनों तरफ मुझसे सटकर बैठ गए। एक तरफ 2 बैठे और दूसरी तरफ 1 बैठा। मुझे अजीब सा डर लगने लगा। उन लोगों के हाथों ने मेरे बदन को छूना शुरू कर दिया था। मैं उठकर वहां से जाने को हुई तो मुझे उन सब ने उठने ही नहीं दिया। मेरा बैग और पीछे से मेरे बाल पकड़ लिए थे उन लोगों ने। मेरी बस आ चुकी थी, मुझे जाना था। मैं अभी चीखना शुरू करती, उससे पहले ही मेरे बगल वाले एक लड़के को दौरे पड़ने लगे। मैं पूरी तरह घबरा गई। बाकी लड़के भी मेरी तरह घबरा गए और मेरे बाल और मेरे बैग छोड़कर उस लड़के को संभालने लगे, जो अब तक जमीन पर लौटकर अजीब तरह से कांपने लगा था। मैं डरती हुई वहां से भागकर अपने बस में बैठ गई। उन लड़कों के पास भीड़ जमा हो गई थी।